where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So in that sense, yes, it is multi-alignment, because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। मार्को रूबियो की बैंड बजाई कार्यक्रम लगातार जारी है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे कोलकाता में उनको जो है एक कोल्ड शोल्डर दिया गया, और दिल्ली में जब पधारे तो उनको भी वहाँ भी उनको कोल्ड शोल्डर सा ही दिया गया, एक नॉर्मल सा उनका रिसेप्शन था। उसके बाद फिर कल वो मिले थे प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में फिर उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई विदेश मंत्री जयशंकर से, और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ में जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो भाई जो बैंड बजाई मार्को रूबियो ने स्वयं की, उनकी भी बजाई गई और उन्होंने भी बजाई गई। पहली बात तो वो अमेरिका फर्स्ट कर रहे थे, तो जयशंकर जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई आपके लिए अमेरिका फर्स्ट, तो हमारे लिए इंडिया फर्स्ट। और वो जोर जोर से वकालत कर रहे थे कि हम पूरी एनर्जी सप्लाई करने के लिए, यानी कि क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए हम पूरा तैयार हैं, और ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर जयशंकर जी ने ये कह के कि भाई हम तो डाइवर्सिफाइड रखेंगे अपने सोर्सेस, और जैसे ही आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, और हम आपसे भी लेंगे लेकिन हम और लोगों से लेना बंद नहीं करेंगे। तो ये बात तो हो गई, और उसमें ही काफ़ी कुछ एक देख सकते हैं कि कोल्ड शोल्डर क्या मतलब, ज़बरदस्त फ्रीजिंग शोल्डर दे दिया गया कि भाई आए हो तो ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन हम आपके आगे बिछने वाले नहीं हैं। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट था कि वो भाई साहब यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्राई किया गया कि ये जो ईरान का जो फियास्को हुआ है, जिसमें एक तरह से ट्रंप को सरेंडर करना पड़ रहा है, और ये सरेंडर जो है हमने बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तो उसके बाद फिर ट्रंप ने ट्राई किया कि भाई चलो चाइना चलते हैं, कि चाइना के साथ कुछ कर लें, तो उसके बाद फिर हम इंडिया को और दबा लेंगे। इंडिया को दबाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा ख़रीदार है, और 4-5 मिलियन बैरल अगर पर डे उनसे ख़रीद लें तो फिर उनके पास जस्टिफिकेशन हो जाएगा ये कहने का कि देखिए जो भी खर्चा हुआ हमारा ये वॉर में, वो हमने निकाल लिया। लेकिन भारत तो 500,000 से ज़्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका से। अमेरिका से लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, वेनेजुएला से भी लैंडिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। हालांकि वेनेजुएला इस समय नंबर 3 पे है पहले नंबर पे रशिया है, नंबर 2 पे यूएई है, और नंबर 3 पे वेनेजुएला है। लेकिन वो जो भारत की ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन की, वो उसी के साथ में चलती है। तो ये तो एक ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी क्या, मैं तो कहूँगा बर्फ वाला पानी डाल दिया डॉक्टर जयशंकर ने। लेकिन सोने में सुहागा तब हुआ जिसकी वजह से ना केवल मार्को रूबियो बुरी तरह से फंस गए हैं, इंडिया में भी फंस गए हैं और अमेरिका में भी फंस गए हैं, और ट्रंप की भी बेइज्जती एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से कर चुके हैं। वो तब हुआ जब सिद्धांत सिब्बल है एक वियॉन न्यूज़ के, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि साहब कि ये जो तरह-तरह की जो रेसिस्ट कमेंट्स हो रही हैं, और उनमें बड़े-बड़े लोग भी रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है जो अमेरिका में जो हो रहा है? अब उनका जो इशारा था वो स्पष्ट था। सिद्धांत सिब्बल का इशारा सीधे-सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर था, क्योंकि ट्रंप ने चाइना और भारत को हेल होल बोला था। तो अचकचा गए मार्को रूबियो
ना केवल हचकचा गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कौन कौन कह रहा है, कौन, हु सेड दैट। तो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से सिद्धांत सिबल ने कहा कि एवरीवन नोज हिम। और एवरीवन नोज हिम का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, एवरीवन नोज हुम इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी नोज पोर्टस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके जवाब में रूबियो ये कह गए कि भाई बेवकूफ़ लोग हर जगह होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब ये भाई पूरी बात जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई कि मार्को रूबियो ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बेवकूफ़ कहा और मागा वालों को बेवकूफ़ कहा। उसके बाद से मार्को रूबियो की ऐसी-तैसी जो है वो पूरी जो मागा क्राउड है वो लेके चढ़ गई पूरी तरह से मार्को रूबियो के ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप का तो फिर उन्होंने आज सवेरे जब वो चले आगरा और जयपुर के लिए, तो एक यूएस के जर्नलिस्ट ने तो साफ-साफ पूछ लिया, "हे, प्रेसिडेंट ट्रंप हैड सेड दैट?" तब उनको बचाव करना पड़ा कि नो नो, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ वेरी फ्रेंडली टू इंडिया एंड ही लव्स इंडिया एंड ही लव्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये करके उन्होंने अपना इधर-उधर करके और बचने की कोशिश की, लेकिन फँस गए बुरी तरह से। और ये जो है ये हाइलाइट हो गई इस पूरे विज़िट की। कई लोग तो कह रहे हैं कि मार्को रूबियो's विज़िट टू इंडिया इज़ अ जेनरेशनल डिज़ास्टर। ये जेनरेशनल डिज़ास्टर है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बात अवश्य है कि भैया उनको जितना भी आवश्यकता है डिप्लोमैटिकली ऑफिशियल प्रोटोकॉल के अनुसार, उससे 1% भी अधिक महत्व नहीं दिया गया। और यह बात मार्को रूबियो को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्यों आ गई होगी? क्योंकि वो पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान में उनका स्वागत करने वहाँ का जो डी फैक्टो रूलर है आसिम मुनीर, वो आता है। टारमैक पे उनका स्वागत करता है। साथ में अटेंडेंस में वहाँ का होम मिनिस्टर भी मौजूद रहता है। जी, और यहाँ कौन रिसीव करता है? आपको बताते हैं। देखिए साहब, उन्होंने आगरा और जयपुर का अपना टूरिज़्म प्रोग्राम रखा। अब क्यों रखा है इस गर्मी में? पता नहीं। टाइम क्या? आगरा में 11:30 बजे, जब 11:30 बजे वो लैंड किए तो टेम्परेचर वहाँ था 43 डिग्रीज़। और 2:30 बजे लैंड किए जब जयपुर में, तो यहाँ टेम्परेचर था 45 डिग्रीज़। तो ये 43 और 45 डिग्रीज़ में यहाँ पर उनको जो है वो टूरिज़्म विज़िट करा दिया गया। आगरा में तो ताजमहल गए, वहाँ पे भी रिसीव किसने किया? हाँ, एक सामान्य से वहाँ के मेरे ख़्याल से कलेक्टर एसपी थे शायद। कलेक्टर एसपी नहीं भी थे तो हो सकता है एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी रहे हों। जयपुर में किसने रिसीव किया? जयपुर में जो यहाँ का प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है, डिप्टी सेक्रेटरी, उसने रिसीव किया। फिर आमेर में किसने रिसीव किया? पहले बड़े ज़ोर-शोर से बात चली कि आमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उपस्थित रहेंगी। लेकिन लगता है ये पता चल गया दिल्ली को, और दिल्ली से समाचार आ गया कि भई दिया कुमारी जी के उपस्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दिया कुमारी जी का नाम जो है वो अचानक जो लगातार चल रहा था कि दिया कुमारी जी आमेर में उनकी अगवानी करेंगी, वो दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री वो वहाँ उपस्थित नहीं थी। वहाँ स्वागत किसने किया? डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी, एक आईएएस ऑफिसर होता है, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी, मिड लेवल या जूनियर लेवल कह लें उसको, और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म तो स्टेट सर्विस का ऑफिशियल होता है। डिप्टी डायरेक्टर, नॉट इवन डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। तो डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म और डायरेक्टर आर्कियोलॉजी ने उनका स्वागत किया जलेब चौक आमेर महल में, और वहाँ से उनको घुमा के और वापस भेज दिया गया। और वो जाएँगे कल अलबत्ता ज़रूर। एक अच्छा नाटक किया गया था जब उनका बर्थडे था। कल मार्को रूबियो का बर्थडे था। उस बर्थडे में उनके स्वागत में एक रिसेप्शन होस्ट किया गया यूएस एम्बेसी में, और उस यूएस एम्बेसी के रिसेप्शन में ज़रूर विदेश मंत्री जी पहुँचे थे। वो ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ होती है कि एम्बेसीज़ बुलाती हैं विदेश मंत्री को तो जाते हैं। वो एक बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी। और वहाँ पर उनके रिसेप्शन में ट्रंप ने बाकायदा ऑडियो लाइव आके और उनसे बात की और उनको बधाई दी। ये सब तो अवश्य हुआ, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे उद्यम का निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? कल वो यहाँ हैं, कल वो क्वाड की मीटिंग में भाग लेंगे। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भाग लेंगे। क्वाड की अब क्या स्थिति रह गई है? अमेरिका ने बड़ी कहे कि साहब नक्शेबाज़ी से, स्वैगर से क्वाड को डाउनग्रेड किया।
क्वाड को डाउनग्रेड करने के पीछे मंशा बस ये रही होगी कि भाई इसी बहाने जो है हम चाइना से रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेंगे। चाइना गए, चाइना में कुछ नहीं मिला। चाइना में अपना सा मुँह लेके आ गए। जो कुछ उन्होंने क्लेम किया था, खासतौर से ये चीज़ कि साहब कि चाइना जो है वो उनसे डॉलर में तेल लेने के लिए राज़ी हो गया है, चाइना ने उसको भी डिनाई कर दिया। एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि क्लेम की हो ट्रंप ने और चाइना ने उसके ऊपर सहमति जताई हो। एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं आया, एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं आया। ये हाल रहा ट्रंप के चाइना विजिट का। तो ट्रंप का चाइना विजिट एक डिज़ास्टर था। तो जब वो डिज़ास्टर हो गया तो उसके बाद अब क्या करें? चाइना तो आया नहीं काबू में। अच्छा, चाइना नहीं आया तो इंडिया को ही ले लेते हैं। इंडिया ने कहा ऐसा भाई साहब, हम कोई जो है ना वो सेकंड हैंड माल नहीं है। वो वाली बात नहीं है कि साहब कि आप शर्तों पर प्यार करेंगे, सॉरी। या तो आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए, वरना हाँ ठीक है, बिजनेस लाइक रिलेशनशिप है, बिजनेस लाइक रिलेशनशिप रहेगी, बट देयर इज नो वार्मथ। ये वार्मथ तभी आएगी जब आप अपने ऊंचे घोड़े से, हाई हॉर्स से नीचे उतरेंगे, श्रीमान ट्रंप। और श्रीमान ट्रंप को देखिएगा आप, बहुत जल्दी उतरना पड़ेगा। उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और मिड टर्म में वो हारेंगे बुरी तरह से। और जब मिड टर्म में हारेंगे तो उसके बाद फिर चारों हाथों पैरों पर पूरी दुनिया से माफ़ी मांगेंगे और भारत से तो मांगेंगे ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।